हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लर्निंग इन साइकोलॉजी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो स्टार्ट होती है किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ पे और कॉन्टिन्यूस रहती है टिल डेथ। मतलब कि जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, कोई भी नई इंफॉर्मेशन, कोई भी स्किल, कोई ऐसी चीज़ें जिससे हमारा बिहेवियर जो है, बिहेवियर को फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, वो है लर्निंग। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एनिमल क्या एक्वायर कर रहा है, उस किस चीज़ को कैसे रिटेन कर रहा है और उस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर रहा है डे टू डे लाइफ सिचुएशन में, वो होती है लर्निंग। स्टूडेंट्स, लर्निंग कोई भी नई चीज़ जो हम सीखते हैं और उसको हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली रूटीन बेसिस पे करेंगे या फ्रीक्वेंट यूज़ उसका करते रहेंगे, वो होती है लर्निंग। अब लर्निंग के लिए दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वो चेंज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस चेंज को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है। ये लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इने डिस्पोजिशंस लाइक इमोशनल एंड इंस्टिंक्चुअल। अब यहाँ पर कोई भी एक पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो है, उसकी नेचुरल नेचर और क्वालिटीज़ की बात की जाती है, जो कि लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनबिल्ट क्वालिटीज़ क्या हैं उसकी, कैसा वो अंदर है, कैसा वो बाहर है, ये चीज़ें जो है वो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लर्निंग के लिए कुछ टेम्पररी चेंजेस रहती हैं, जैसे कि समटाइम्स हमें कुछ नंबर हम फटाफट से याद कर लेते हैं ताकि हम वो नंबर जो है फ़ोन में डायल करें। अब इसका मतलब कि हमने वो चीज़ जो याद की है थोड़ी देर के लिए, वो जो है वो लर्निंग में नहीं इंक्लूड की जाती। इसी तरह से कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। फिजियोलॉजी होगी जैसे कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि लिविंग बीइंग जो है वो कैसे फंक्शन करते हैं। मैचुरेशन जो है उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो कब होती है, ब्रेन इंजरी, मेंटल इलनेस, डिमेंशिया, माइंड अलर्टिंग सब्सटेंस कोई अल्कोहलिक होता है, एम्फेटामाइंस जो लिए होते हैं किसी ने, तो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की चेंजेस में लर्निंग जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती है। ये इसमें लर्निंग इंक्लूड नहीं होती है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ परमानेंट चेंजेस भी होती हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, उसने जो भी स्किल सीखी है या कोई भी नई इंफॉर्मेशन जो उसने सीखी है, वो उसको यूज़ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, उसमें आगे हम उसको अप्लाई नहीं कर रहा, तो वो थोड़ी देर के बाद वो उसको भूल जाता है। तो ये चीज़ जो है वो भी लर्निंग में इंक्लूड नहीं होती है। अब लर्निंग में इंक्लूड क्या होता है? लर्निंग में बहुत ज़रूरी है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है कि इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के याद करने की कोशिश करता है। कई बार होता है ना कि जब मैथ्स करते हैं तो हम किसी चीज़ के साथ जैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर बड़ा फॉर्मूला है तो हम उसको किसी एक सेंटेंस पर्टिकुलर में ले लेते हैं और उसके साथ हम उसको जोड़ के, उसको एसोसिएट करके उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है एसोसिएट लर्निंग। अब ये एसोसिएट लर्निंग में दो या दो चीज़ों को मिला के, आपस में जोड़ के उसको याद करने की कोशिश की जाती है, वो लर्निंग में इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है? इसमें स्टिमुलाई जो है वो एक डिज़ायर बिहेवियर के बाद बच्चे को दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चा अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तो टीचर उसको कुछ प्रेजिंग वर्ड्स जो है वो यूज़ करती हैं, अप्रिसिएट करती हैं उसको, लाइक गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप। तो बच्चा जो है वो एनकरेज हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है
कि इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है नई स्किल, नए बिहेवियर को बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। दूसरों को देख के, उनको इमिटेट करके, उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करना, दैट इज इंक्लूडेड इन लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशन, एसोसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस के लिए। अब गेस्टाल्ट के हिसाब से कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास यहाँ पे लर्निंग की। गेस्टाल्ट के हिसाब से लर्निंग क्या है? कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जगह पे है जहाँ पे वो आगे पीछे अपना जो भी उसकी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ उसके आगे पीछे हो रही हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को वो देख रहा है और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज़ नोन एज लर्निंग गेस्टाल्ट के हिसाब से, कि वो लर्निंग होती है। पहले आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस पूरी सिचुएशन को, फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो लर्निंग है। जी.डी. बोस 1984 में बताते हैं कि लर्निंग क्या है? जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सीखता है हैबिट्स को, नॉलेज को और एटीट्यूड को, ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ की जो उसकी डिमांड्स हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको मीट कर सके। गेल्स के हिसाब से लर्निंग एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है जो कि एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग के बाद जो है वो इंडिविजुअल में आती है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे हम टीचर्स की बात करें तो टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है, बीएड की ट्रेनिंग होती है। अब बीएड में स्टूडेंट जो है वो उसको एक आर्टिफिशियल क्लासरूम दिया जाता है ताकि वो एक वहाँ पे पढ़ाना सीखे, फिर उसके बाद उसको रियल क्लासरूम सिचुएशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो वो ट्रेनिंग उसको हेल्प कर रही है, ट्रेनिंग के थ्रू वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन कर रहा है, लर्न कर रहा है धीरे धीरे, और एक डिज़ायर बिहेवियर को पाने के लिए। तो ये होती है लर्निंग। क्रो एंड क्रो के हिसाब से लर्निंग है नॉलेज, हैबिट और एटीट्यूड को इकट्ठा करना, वो लर्निंग है। ई.ए. पील कहते हैं लर्निंग किसी भी इंडिविजुअल में वो चेंज है जो कि एनवायरनमेंट में उसको हेल्प करती है। जैसे कि सपोज़ कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपना आगे पीछे का वहाँ का माहौल देखता है कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या है, क्या सिचुएशन है, तो फिर वो खुद उस सिचुएशन को वो वहाँ से लर्न करता है कि कैसे उसको वहाँ पे सरवाइव करना है, तो वो उस सिचुएशन में खुद को ढालता है, दैट इज़ लर्निंग। बिहेवियरिस्ट के हिसाब से लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है जो कि एक्सपीरियंस से गेन किया जाता है। ठीक है, पहले सीखेंगे फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उससे आपका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा, तो वो बिहेवियरिस्ट के हिसाब से लर्निंग है। लर्निंग जो है वो लॉन्ग टर्म चेंज होती है बिहेवियर में और मेंटल एसोसिएशन, ताकि हम अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को अपने बिहेवियर में ला सकें और वो बार बार हम उसका यूज़ कर सकें, ताकि वो काफ़ी टाइम तक हमारे पास वो चीज़ जो है वो रहे। तो बार बार अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट इज़ नोन एज लर्निंग। अगर हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो वो लर्निंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर लर्निंग एक मोटर लर्निंग होती है। मोटर लर्निंग होती है जिसमें हमारी मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वॉकिंग, हाँ बच्चा सीखता है, चलना सीखता है, रनिंग, ड्राइविंग सीखेंगे हम, तो कुछ भी नया सीख रहे हैं ना, जो हम सीख रहे हैं जिसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो होती है मोटर लर्निंग। उसके बाद होती है वर्बल लर्निंग, जिसमें हम साइन, सिंबल से, लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज वर्बल लर्निंग। अनदर है हमारे पास कंसेप्ट लर्निंग। अब ये कंसेप्ट लर्निंग जो होती है इसमें हम आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ताकि हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो उसको हम एसोसिएट कर सकें, उसको किसी के साथ जोड़ के हम सीख सकें। कॉग्निटिव होता है जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग पावर जो है वो डेवलप हो सके और एक कंसेप्ट फॉर्म करके हम चीज़ को सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग।
अब ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या होती है, इसमें पर्सन जो है वो चीज़ों में अंतर करना सीखता है। हम कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड, वो उसको पता चलता है अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, और उस चीज़ को अपने साथ रिलेट करके देखने की कोशिश करता है। दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिलेशनशिप चीज़ों में डेवलप करना, कैसे काम को करना है, मैनेज कैसे करना है, कैसे इफ़ेक्टिवली हम काम को मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस लर्निंग को कहते हैं लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। एटीट्यूड लर्निंग क्या होती है, जिसमें आपके एक बिहेवियर को एक शेप दी जाती है। अब यहाँ पर एटीट्यूड जो है वो दो तरह में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ये इंडिविजुअल के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पर्सन है। कई बार क्या होता है, कोई एक नेगेटिव पर्सन होता है, उसके आगे पीछे अच्छी भी चीज़ें हो रही होंगी बट वो फिर भी उसको नेगेटिव वे में ही लेगा, बिहेवियर उसका नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंडिविजुअल जो होगा, अगर उसके आगे पीछे कुछ नेगेटिव भी होगा तो वो उसको पॉजिटिविटी में ही कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर इनहेट कैपेसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपका एटीट्यूड जो है आपके बिहेवियर को शेप करता है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ पर फैक्टर्स क्या हैं, अब लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो लर्निंग को इफ़ेक्ट कर सकती है। मोटिवेशंस, कैसे हम अगर मोटिवेट होंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, हम खुद को तैयार करेंगे, हम तैयार रहेंगे, कितना हम मोटिवेटेड हैं किसी स्किल को, किसी नई नॉलेज को जानने के लिए, वो लर्निंग में हमें हेल्प करती है। हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या है, प्रीवियस हम उस चीज़ के बारे में कितना जानते हैं और कितना हमने उसमें एक्सपीरियंस आगे गेन किया है, उस चीज़ को हमने कितना आगे यूज़ किया है। देखिए कोई भी चीज़ अगर सीखी जाती है तो वो उसमें हम पहली बार में ही हमें मास्टरी नहीं मिल जाती, हम उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, फेल होते हैं, फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमें जब हम उसमें एक डिज़ायर बिहेवियर जो है वो उसको ले लेते हैं, वो एक्सपीरियंस का काम करता है तब। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है और उसके बाद हम एक्सपीरियंस तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये जो है वो लर्निंग है। लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वो एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। मेथड और स्ट्रैटेजीज़ टीचिंग में जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जिससे आपकी रीजनिंग इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप हो सके। इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इमोशनली आप स्टेबल हो, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो, तभी आप चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होगे। मैंने अभी बताया ना कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्या माइंडसेट है उस इंडिविजुअल का, कैसे वो अपनी चीज़ों को नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है या पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी इमोशनल हेल्थ क्या है, मेंटल वेलबींग क्या है उसकी। उसके बाद है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिकली साउंड है नहीं है, मेल जोल लोगों के साथ बढ़ाना पसंद है नहीं है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, खुद को एडजस्ट कर लेता है किसी भी माहौल में या नहीं। ये लर्निंग में ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखना, कहीं भी जाना, किसी भी नई जगह पे जाना, हमारा सोसाइटी में सर्वाइवल होना, उसके लिए लर्निंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए। लर्निंग इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, हमारी इंटेलिजेंस के लिए, ताकि हम मेंटल स्किल्स चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं इनको सीख सकें, रीजनिंग पावर बढ़ा सकें अपनी। लर्निंग बिहेवियर के मॉडिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे काम करने का तरीका, हम जो काम कर रहे हैं वो दिखाता है कि हम लोग कितना समझदार। आपने देखा होगा एक एजुकेटेड पर्सन, उसके बिहेवियर में फ़र्क, और एक अनएजुकेटेड पर्सन जो है उसके बिहेवियर में फ़र्क बहुत होता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि
कोई ऐसे सिचुएशन में कोई इंडिविजुअल होता है कि उसके घर का माहौल अच्छा नहीं होता, हाँ, तो वो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज से या उसके बिहेवियर से वो चीज़ जो है वो पता चल जाएगी कि ये कैसे उसमें एनवायरनमेंट में पला बड़ा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो लर्निंग में आती हैं, वो दिखता है उसके बिहेवियर में। मॉडिफिकेशन जो है होनी चाहिए लर्निंग से। लर्निंग जैसे जैसे आप सीखोगे, पॉजिटिव चीज़ें सीखोगे, तो आपका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होता जाएगा। आपके एक्शंस जो हैं उन चीज़ों को बताएंगे कि कितना आप पॉजिटिव हो। लर्निंग हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को उसके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? लर्निंग इम्पॉर्टेंट है क्लोज टाइज बनाने के लिए, एनकोडिंग के लिए। एनकोडिंग क्या है यहाँ पर कि कोई भी, जैसे हमारे ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो उसको ऑर्गेनाइज करता है, वो स्टोर करता है और रिकॉल करने में हेल्प करती है लर्निंग। लर्निंग प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल को, वो ताकत देती है कि वो स्ट्रेस से, चैलेंजेस से अपनी लाइफ की जो भी उसकी कोई गलत चीज़ें हैं या कुछ उसमें चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, तो एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने में लर्निंग हेल्प करती है। लर्निंग हेल्प करती है पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में। लर्निंग हेल्प करती है प्रोफेशनल ग्रोथ में। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, नया नया सीखते जाओगे, तो ग्रोथ बढ़ती जाएगी आपकी, प्रोफेशनली ग्रो करोगे। इसी तरह से लर्निंग जो है वो हेल्प करती है लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक्वायर करने में। जब आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन जाओगे, जब आपने कुछ सीखा होगा, तो आप में वो लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली आएगी। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एनहांस करेगा, तो आपकी एक पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करेगी, ठीक है। तो लर्निंग जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में लर्निंग में बिहेवियर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आज स्टूडेंट्स हम पार्ट 1 में क्लासिकल कंडीशनिंग करेंगे। ऑपरेंट और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे मैं पार्ट 2 पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। आगे शुरू करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उससे पहले अगर आपने स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पेवलोव ने दी थी। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस क्लासिकल कंडीशनिंग को थ्योरी को दिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है लर्निंग में। यहाँ पर उन्होंने एसोसिएट करना चीज़ों को सिखाया। एक नेचुरली ऑकरिंग स्टिमुलस जो होता है उसको न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करना सिखाया कि जब हम उनको एसोसिएट करते हैं तो क्या रिस्पॉन्ड आता है। ये पेवलोव ने दी हुई है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो दी हुई है। अब यहाँ पे एसोसिएशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्होंने पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग्स के ऊपर। डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वो बताते हैं कि कैसे चीज़ों के साथ एसोसिएशन करके, कैसे जब हम चीज़ों को एसोसिएट करते हैं तो उसके बाद जो रिस्पॉन्ड होता है वो क्या आता है। रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी चीज़ को एसोसिएट करने के बाद जो आता है उसके ऊपर उन्होंने डॉग्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक डॉग लिया। जैसे यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। यहाँ पर डॉग है और उन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो सामने रखा। उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पर स्टूडेंट्स फूड है, ठीक है। खाना जो है वो डॉग के सामने रखा। अब जैसे ही खाना जो है, ये कंडीशनिंग नहीं हुई थी, अभी हमने डॉग की कोई कंडीशनिंग नहीं की है यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशनिंग की पहले की बात है कि जब उन्होंने डॉग के आगे खाना रखा तो डॉग ने उसको रिस्पॉन्ड किया और सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस किया। सलाइवा वो उसके डॉग के मुंह से वो लार जो टपकती है उसको सलाइवा कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ अनकंडीशन रिस्पॉन्ड। यहाँ पर हमने अनकंडीशन स्टिमुलस दिया, उसको नहीं पता डॉग को क्या हो रहा है, हमने सीधा अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे फूड है स्टूडेंट्स, वो डॉग को प्रेजेंट किया।
और डॉग ने अनकंडीशन रिस्पॉन्ड दिया जो कि सलाइवा था, ठीक है। और दूसरी कंडीशनिंग में ये भी कंडीशनिंग नहीं हुई है। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि यहाँ पर एक विसल, या यहाँ पे आप बेल भी ले सकते हैं, विसल भी ले सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में बेल का जिक्र है और कुछ में विसल ली गई है। अब यहाँ पर विसल दी जाती है उसको। विसल क्या है? यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है। विसल को न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे लिया गया है, और जब विसल उसके सामने आ रही है तो डॉग जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसने कोई सलाइवा यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया, उसने विसल कभी देखी ही नहीं है। तो जब वो उसके सामने आती भी है तो उसने कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब क्या हुआ? अब जब उसकी कंडीशनिंग होगी, अब जब उसको कंडीशन किया गया, ये चीज़ें उसके सामने बार बार की गई, जब बार बार की गई तो विसल और खाना जब उसके सामने रखा गया तो फिर डॉग ने स्टिमुलस को प्रोड्यूस किया, दैट इज सलाइवा। सलाइवा उसने प्रोड्यूस किया, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्ड उसने दोबारा से शो किया जो कि उसने फर्स्ट वाले स्टेज में दिया था। अब इसी तरह से नेक्स्ट दोबारा कंडीशनिंग हुई उसकी। अब इसी तरह से हम उसको बार बार ये खाना और विसल जो है, विसल बजती थी, खाना आता था, डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता था। इसी तरह से ये कंडीशनिंग जो है कंटिन्यूस रही। अब डॉग जो है वो समझ गया कि जब विसल होगी खाना आएगा, ठीक है। डॉग यहाँ पर कंडीशनड हो गया फुली। अब जब फोर्थ स्टेज हमारे पास आई, उस स्टेज में क्या किया गया? खाली विसल की गई, खाना नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी डॉग ने सलाइवा को प्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉग कंडीशनड हो चुका था, उसकी कंडीशनिंग हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि ये जब भी विसल होती है तब खाना भी साथ में आता है। जैसे वो रोज़ उसको देते थे, विसल होती थी, खाना आता था, वो सलाइवा प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पर उसके सामने खाना नहीं है पर विसल हुई है, तो डॉग समझ गया कि विसल हुई है, इसका मतलब खाना भी साथ में है, तो उसने सलाइवा को प्रोड्यूस किया। बट यहाँ पे खाना था नहीं। डॉग किससे समझा? कंडीशनिंग से समझा, एसोसिएशन से समझा कि जब खाना और बैल दोनों होते हैं, या खाना या विसल दोनों होती हैं, तब जो है खाना भी साथ में आता है। विसल जब होती है तो खाना भी साथ में आता है, तो उसने वो सलाइवा को प्रोड्यूस किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ आपको कि फर्स्ट कंडीशनिंग में, फर्स्ट स्टेज में हमारे पास हमने कोई कंडीशनिंग नहीं की थी। हमने एक नेचुरल डॉग लिया है, उसके सामने खाना को प्रोड्यूस किया है, खाना जब उसके सामने आया तो डॉग ने रिस्पॉन्ड किया, सलाइवा प्रोड्यूस किया। दूसरे स्टेज में खाना नहीं गया, विसल हुई और डॉग ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई थी, कोई प्रैक्टिस नहीं उसने की हुई थी, ठीक है। बार बार उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं करवाया गया था, तो उसको विसल हुई, उसने कोई सलाइवा प्रोड्यूस नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसने। थर्ड स्टेज में यहाँ पर उसको वो चीज़ प्रैक्टिस करवाएगी, बार बार प्रैक्टिस करवाएगी। क्या? विसल भी होती है, खाना भी साथ में आता है, तो डॉग सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गया। फिर दोबारा से ये चीज़ जो है ये कॉन्टिन्यूस रिपीट होती गई। अब डॉग जो है यहाँ पे कंडीशनड हो चुका है, फुली ट्रेन हो चुका है कि विसल होगी, खाना आएगा, वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है कि हाँ बस अब आ गया खाना, मैंने उसको खाना है। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ कि यहाँ पर पूरी तरह से डॉग जो है वो कंडीशनड हो चुका है, उसकी ट्रेनिंग फुल हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट, क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि खाली विसल कर रहे हैं, खाना उन्होंने नहीं पेश किया। लेकिन डॉग जो है, क्योंकि वो कंडीशन हो चुका है, उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है, जब विसल होती है तो खाना आता है, तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। किसको देख के? बैल को देख के, जो कि उसने सेकेंड वाली स्टेज में नहीं किया था। जब उसको बैल या विसल हुई थी तब उसने कोई सलाइवा यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया था। बट यहाँ पर इस कंडीशन में, यहाँ पे कंडीशनिंग होने के बाद उसने विसल को देख के सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। मतलब कि जब हम किसी को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जो है वो करेगा। ये पावलोव ने इसके ऊपर, डॉग्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया
और ये हमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो मिली। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये एक बहुत इन्फ्लुएंस है इसका, और उन्होंने इसको नाम दे दिया बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म जो है इसमें क्या है कि कोई भी लर्निंग जो इंटरेक्शन से होती है एनवायरनमेंट के और हमारे बिहेवियर को शेप करती है, वो है बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियर के मॉडिफिकेशन हो रही है ना यहाँ पर, तो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजिस्ट ने इनको कहा कि ये एक बिहेवियरिज्म थ्योरी है। अब ये जो एसोसिएशन थी स्टिमुलस की और रिस्पॉन्स की, ये 3 फेजेस में हुई हमारे पास। फर्स्ट फेज में क्या था, बिफोर कंडीशनिंग। फर्स्ट फेज में जो अभी मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाया, ये वही है कि फर्स्ट फेज में क्या हुआ था। फर्स्ट फेज में उसकी कंडीशनिंग हो रही थी। स्लाइवा खाने की स्मेल को देख के पहले केस में उसने डॉग ने क्या किया था, स्लाइवा प्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है ना, फर्स्ट केस में उसके पास कोई बेल नहीं थी, कोई उसके पास विसल नहीं थी, बट उसने सिर्फ खाना देखा और खाने की स्मेल को देख के उसने स्लाइवा प्रोड्यूस किया। दूसरी स्टेज में जब उसकी कंडीशनिंग हो रही थी, तब उसने एसोसिएट करना शुरू किया विसल को और साथ में खाने को। खाली विसल गई उसके सामने, ठीक है, वहाँ पर उसने वो चीज़ें जो है वो सीखना शुरू कर दी। और कंडीशनिंग हुई कि विसल होगी, फिर साथ में उसको खाना मिलेगा। यहाँ पे कंडीशनिंग जो है उसकी होना शुरू हो गई, ट्रेनिंग उसको मिलना शुरू होगी कि विसल भी हो रही है। जब विसल हो रही है तब खाना जो है उसके सामने पेश हो रहा है और वो स्टिमुलस जो है उसको वो प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले क्या हो रहा था, उसके पास स्टिमुलस आया, बेल बजी, उसने रिस्पॉन्ड जो है वो एज़ यूजुअल जो रिस्पॉन्ड करता है वो उसने किया। यहाँ पर उसने खाने को देख के कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, यहाँ पर इसने खाने को देख के रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पे इसने खाने को देख के रिस्पॉन्ड नहीं किया। यहाँ पर बेल और खाना दोनों थे साथ में, इसने रिस्पॉन्ड किया। और यहाँ पर खाली जो थी वो बेल थी, खाना नहीं था, फिर भी इसने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि यहाँ पर डॉग जो था वो कंडीशनड हो चुका था। ठीक है, इसी तरह से थर्ड फेज़ में क्या हुआ, थर्ड फेज़ में वो पूरी तरह से कंडीशनड हो चुका है। उसको पता है कि जब विसल होगी, विसल आती है तब खाना भी साथ में आता, बट यहाँ पर खाली विसल हुई है, खाना साथ में नहीं आया, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने स्लाइवा को प्रोड्यूस किया। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो रिफ्लेक्ट्स इनवॉलेंट्री बिहेवियर को शो करती है। अब ये इनवॉलेंट्री बिहेवियर क्या है, जिसमें जो पर्सन है उसको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, हाँ, कॉन्शियस नहीं है वो उस अपने थॉट के ऊपर, तो अचानक से कुछ हो जाए जो एकदम से होता है, कुछ नेचुरली कोई चीज़ होती है, जैसे हम स्नीजिंग कर देते हैं, यॉर्निंग करते हैं, है ना, पता नहीं ना होता, एकदम से स्नीजिंग हो जाएगी, यॉर्निंग करना शुरू कर देता है कोई, तो जो जिसमें हम कॉन्शियस नहीं होता कोई, दैट इज़ इनवॉलेंट्री बिहेवियर जो है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन के बारे में बात की गई है, स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स करना, चीज़ों को जोड़ के रिस्पॉन्स करना उसके साथ, और साथ में कि कैसे दो स्टिमुलाई जो हैं, अनकंडीशन स्टिमुलाई और कंडीशन स्टिमुलाई की एसोसिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो प्रिडिक्ट करती है अनकंडीशनल स्टिमुलस को। कंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। कब डिक्रीज होता है, जब कंडीशन स्टिमुलस जो है वो बार बार प्रेजेंट होता है, रिपीट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, कंक्लूजन अब क्या है पावलोव के एक्सपेरिमेंट का, री-एक्विजिशन। पावलोव क्या कहता है कि कंडीशन रिस्पॉन्स जो है उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एक्वायर किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो है री-एक्विजिशन।
स्टिमुलस स्पॉन्टेनियस रिकवरी, उस चीज़ की स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है वो की जाए। अगर वो गुम हो गया है, कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो गुम हो चुका है, उसको दोबारा से लिया जाए, दोबारा से उस पर काम किया जाए, वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी। डिसइनिबिशन क्या है कि जिसमें जो स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस जो है उसको टेस्ट किया जाता है। अगर वो नहीं एक्वायर नहीं कर पा रहा तो उसको एसोसिएट किया जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, ताकि वो उसकी टेम्पररी रिकवरी जो है कंडीशन स्टिमुलस के साथ की जा सके। रीइंस्टेटमेंट क्या है कि अनकंडीशन स्टिमुलस जो है उसकी कंडीशनिंग करके उसको दोबारा से टेस्ट किया जाए, वो रीइंस्टेटमेंट है। रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल है जिसमें कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो अगर गुम हो जाता है, अगर नहीं आ रहा है, तो एनिमल जो है उसको दोबारा उसी सराउंडिंग में लेके जाया जाए जिसमें उसकी कंडीशनिंग जो है वो दोबारा से हो सके। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है कंडीशनिंग थ्योरी। जाते जाते स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।